गीता में कहा गया है कि शरीर तो नाशवान है लेकिन आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती। असल में अंतरात्मा एक सूक्ष्म और चैतन्य सत्ता है जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। यह अंतरात्मा वक्त वक्त पर खुद को रिचार्ज भी करती है, जैसा कि उसने आज किया है और लार्ज स्केल पर किया है। देश के 3 राज्यों में आज राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग थी। ऐसे में कई अंतरात्माओं ने बैलेट डालने से पहले खुद को बटन दबाकर रीसेट कर लिया। यूपी में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करके उसके 8वें उम्मीदवार की जीत लगभग पक्की कर दी। एक विधायक ने गैरहाजिर रहकर बीजेपी की मदद की है। बीजेपी भी चाहती थी कि गायत्री प्रजापति की धर्मपत्नी का वोट सीधे सीधे उसे न चिपके। इसी क्रॉस वोटिंग में बहुत से मैसेज हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के 3 विधायक रायबरेली और अमेठी के हैं। अब 24 के चुनाव में वो अंतरात्मा का सारा जोर कांग्रेस को रायबरेली से भी हराने और यूपी में उसका स्कोर 80-0 में से 0 करने में लगा देंगे। अंतरात्मा का ये यू टर्न हिमाचल प्रदेश में और भी बड़ा हुआ। यहां राज्यसभा की एक ही सीट पर चुनाव था। कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक यहां पर क्रॉस कर गए। नौबत यह आ गई कि कांग्रेस को अपनी सरकार बचाने की नौबत पड़ सकती है। बीजेपी ने कह भी दिया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुमत खो चुके हैं। वहीं कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव है। यहां पर सिर्फ एक विधायक की अंतरात्मा डगमगाई। यहां एक विधायक बीजेपी के थे जिसने क्रॉस वोटिंग की, तो उधर कांग्रेस को झटका लगा, समाजवादी पार्टी को लगा। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए झटका यानी अंतरात्मा की आवाज बीजेपी के एमएलए की जागी है। लेकिन इंडिया अलायंस के लिए बची खुची का असर बीजेपी में निकल गई। बिहार बीजेपी ने पूरी कर दी। बिहार में गठबंधन के 3 विधायक थोड़ी देर पहले एनडीए में शामिल हो गए। एनडीए यानी बीजेपी, इनमें 2 कांग्रेस के विधायक हैं और एक महिला विधायक आरजेडी की है। इनकी अंतरात्मा ने भी कहा कि बहुत हुआ, अब मोदी की ओर चलना चाहिए। विपक्षी दलों का वही आरोप है कि बीजेपी तोड़फोड़ खरीद फरोख्त कर रही है। बीजेपी का कहना है कि पूरे देश की अंतरात्मा मोदी से कनेक्ट है, यही उसी का सबूत है। जय सिया राम, राम रोम रोम में है। कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना। आज मंगलवार है, सब शुभ होगा। हनुमान जी महाराज का दिन है आज, मंगल ही मंगल होगा, 8 विजयी होंगे। क्या बोला था अभी आपने? अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम तो उसी कुल खानदान के हैं। सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। आज जो मैंने मत दिया है अपने तरफ से, अपने समाज की तरफ से, उनको धन्यवाद। प्रतिबद्धता मेरा वचन पीडीए के लिए है। मैं पीडीए हूँ, पीडीए में हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। यह अखिलेश यादव जी के बचकाने बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। अपनी पार्टी को टूटने से वो बचा नहीं पा रहे हैं, मची हुई भगदड़ को रोक नहीं पा रहे हैं, परिवार को एक रख नहीं पा रहे हैं, सपा होती जा रही है। कुछ कुकुर मुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। कि मैं देख रहा हूं धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। ये मेरे कॉन्टेस्ट के बाद ये मिनॉरिटी में आ गई सरकार, और मेरे को लगता है कि कुछ दिन में अपने बोझ से ढह जाएगी। ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं, मेरे साथ रोहन गुप्ता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो भदौरिया साहब, आपके विधायकों की अंतरात्मा की आवाज कुछ ज्यादा जाग गई, ऐसा कैसे हुआ यह चमत्कार? अनुराग जी बताइए, 90 सेकंड आपके, पर सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। हाँ बिल्कुल, आजकल कुछ नेताओं की अंतरात्मा कुछ लालच से अचानक जग जाती है
और फिर उसका अरे लालच तो आप लोगों की भी है भाई, कुर्सी का, सबको कुर्सी का लालच है। सुन ली मेरी बात, जिसको जिधर कुर्सी मिलेगी उधर चला जाएगा, यही अंतरात्मा की आवाज है। अरे 90 सेकंड दिया तो 90 सेकंड तो बोलने दीजिए, उसके बाद आप उठा लीजिएगा। बोलिए। तो उनकी आत्मा, अंतरात्मा जगेगी, फिर सो जाएगी, फिर समय का इंतजार करेगी, फिर जब कुछ होगा तो अंतरात्मा उनकी फिर दोबारा जगेगी। इनकी अंतरात्मा तब नहीं जगती जब महिलाओं को घसीटा जाता है, तब अंतरात्मा इनकी कहां चली जाती है? छात्रों को के ऊपर लाठी बरसाई जाती तब इनकी अंतरात्मा कहां चली जाती है? किसान धरने पे बैठा है, किसान की मौत होती तब इनकी अंतरात्मा कहां चली जाती है? बेरोजगारी को, यहां बेरोजगारों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, बेरोजगार आत्महत्या करता है, तब इनकी अंतरात्मा कहां चली जाती है? नपे सिंह राठौर को गोली मार दी जाती है, तब इनकी अंतरात्मा कहां चली जाती है? राजस्थान में IIT पास दलित मजदूर का बेटा भ्रष्टाचार के वहां पे भ्रष्टाचार से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है, तब इनकी अंतरात्मा कहां चली जाती है? मणिपुर में बेटियों को किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तब इनकी अंतरात्मा कहां चली जाती है? पेपर लीक होता है तो इनकी अंतरात्मा कहां चली जाती है? सवाल है कि अंतरात्मा एक कुछ लालच के लिए जगती है और फिर लालच पूरा होने के बाद फिर सो जाती है। और इस बार तो क्या होगा? अंतरात्मा जब आप जीत के अंतरात्मा, इस अंतरात्मा के साथ जब क्षेत्र में जाओगे, जो जनता ने आपको जिताया था, वो अंतरात्मा की, आपकी अंतरात्मा को ऐसा घुमाएंगे कि आत्मा घूमते 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 वो एकदम सही जगह पहुंच जाएगी। क्योंकि आपको याद नहीं, एक की भी अंतरात्मा वैसे भी बदली थी, जिनका नाम था जीते थे समाजवादी पार्टी से, उसके बाद वो चले गए दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में, और विधायक का चुनाव हुआ घोसी में, तो उनकी अंतरात्मा वहीं पे खत्म हो गई, वो हार गए। 45,000 वोट से समाजवादी पार्टी जीती वहां पे, फिर उनकी अंतरात्मा कुछ हिलोरे मार रही थी और एकदम पूरी तरह से अब ठीक है उनकी अंतरात्मा। ठीक है। अब वो शहजादपुरा वाला जी, अब रुक भी जाइए अनुराग भाई, रुक भी जाइए, 90 सेकंड हो गया। शहजादपुरा वाला जी, आप लोग बड़ी अंतरात्मा की आवाज को जगा रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हो गया? अनुराग भाई की सब अंतरात्माओं की आपकी आवाज क्यों जगा जाती है? दीपक भाई, जो लाउड स्पीकर पर आवाज सुनने के आदी है, उनको अंतरात्मा की क्या, नॉर्मल आवाज की भी आत्मा की आवाज नहीं आती है? अब बताइए ना कि मनोज पांडे जी ने कितनी बार स्वामी प्रसाद मौर्य पर बयान दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिक स्थिति खराब हो गई, हिंदू धर्म के बारे में जो बोलते हैं। क्या संज्ञान लिया अखिलेश यादव जी ने, पूजा पाल ने? और पूजा पाल पर यह आरोप लगाना कि वो लालची है, वो डरपोक है, वो महिलाओं की चिंता नहीं करती, वो पूजा पाल जिसके पति राजू पाल को मारा गया, आज उन्होंने भी अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और अतीक के लिए नहीं, बल्कि जो अतीत में जो हुआ है उसको खत्म करने के लिए करता है काम, उसके लिए वोट दिया। अब मुझे बताइए कि कैसे अपने पार्टी को बदनाम करना है मान्यवर? अभी तक तो वो लालची नहीं थे, अभी तक वो डरपोक नहीं थे, और जैसे एक वोट कर दिया तो ये लालची थे, डरपोक थे, तो लालची और डरपोक लोगों को क्यों आपने टिकट दे दिया भाई? और बताइए कि अभी उन्होंने घोसी विधानसभा के बारे में चिक चिक के बोलेंगे, रामपुर और आजमगढ़ में क्या हुआ? वहां पर तो जनता ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली। और देखिए अभी मैं क्या बताऊं आपको, ये क्रॉस वोटिंग नहीं, आपका हैशटैग होना चाहिए था क्रॉस कनेक्शन। ये यूपी के 2 लड़के साथ में आए तो 3 विधायक नहीं जोड़ पाए मान्यवर, इनको तो 111 लाने थे ना, 108 तो थे ही, 3 विधायक लाने थे। अगर 3 विधायक लाने में असमर्थ है, आरएलडी को साथ में रखने में असमर्थ है, रायबरेली में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि समाजवादी के आने के बाद भी चुनाव जीत पाएंगे, तो राज्यसभा रूट में जाने के लिए अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं और वहां चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इंडिकेशन क्लियर है, ये इलेक्शन नहीं, ये इंडिकेशन था। और असेंबली इलेक्शन के बाद ये दूसरा इंडिकेशन था। परंतु मेरे 2-3 सवाल है। ये कहते हैं ना तोड़ दिया, कर्नाटका में एक बीजेपी के एमएलए ने कांग्रेस को वोट दिया है, तो क्या ऑफर किया उनको, जरा वो भी बता दीजिए। जब बीएसपी के 6 एमएलए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने ले लिए तो क्या ऑफर किया था? जब 4 एमएलए एमआईएम के अपनी पार्टी में आरजेडी ने शामिल करवा दिए थे तो क्या ऑफर किया था? मैं करूं तो चमत्कार और कोई और करे तो गुनेगार। बताइए रोहन जी, आप करें तो चमत्कार। आपने भी एक कांग्रेस के बीजेपी के विधायक की अंतरात्मा की आवाज को आज जगा दिया है कर्नाटक में, वहां आपकी सरकार तो आपका खेल। बिल्कुल नहीं दीपक भाई, जब लोकतंत्र की बात हो, जब कोई भी पार्टी ये करे और क्यों करे, अपनी विचारधारा के खिलाफ करे, वो गलत ही है। दीपक भाई, मैं थोड़ी सी आपको आगे ले जाना चाहूँगा, मैं चंडीगढ़ चुनाव पे लेके जाना चाहूँगा पूरे देश को, कि जब चंडीगढ़ चुनाव के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से कैमरा के सामने वोटों की चोरी की गई भाजपा के द्वारा, और जिस प्रकार से उस दिन के बाद उसको जस्टिफाई किया भाजपा के प्रवक्ताओं ने, उसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया।
सुप्रीम कोर्ट में उनको समझ में आ गई कि ये पूरा, क्योंकि एविडेंस देश के सामने है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इन्होंने उसके बाद में आम आदमी पार्टी के जो काउंसिलर थे उनको तोड़ा तैयारी के तौर पे कि अगर वहां पे हमारा मेयर का चुनाव कैंसिल होगा, अगर री इलेक्शन होगा तो हम तोड़े। तो इनको लोकतंत्र की कोई मान नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। उनको किसी भी प्रकार से सत्ता चाहिए। ये सत्ता का अफीम इनके सर पे इतना ज्यादा चढ़ गया है, उनको किसी का रिस्पेक्ट नहीं है, ना लोकतंत्र की रिस्पेक्ट है, ना न्यायतंत्र की रिस्पेक्ट है। उनको अहंकार चढ़ चुका है सत्ता का, और यही अहंकार की लड़ाई देश के सामने है। आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, ये जो आप कहते हैं कि ये अंतरात्मा नहीं है, या तो ये डर है या लालच है, या गाजर है या चाकू है, या दो में से एक चीज है जिसके कारण लोग जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश की जनता देख रही है कि अगर ये अहंकार को नहीं तोड़ा गया तो किसान के ऊपर लाठी पड़ने वाली है। अगर ये अहंकार को नहीं तोड़ा गया, युवाओं को कभी रोजगारी नहीं मिलेगी। अगर ये अहंकार को नहीं तोड़ा गया, महिलाओं को कभी सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये देश की जनता ये चीज समझ रही है, और इसीलिए जो लोग भी इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनको देश की जनता बिल्कुल समर्थन करेगी। पर ये अहंकार का अंत करने का समय आ गया है दीपक भाई। इतना ज्यादा अहंकार ठीक नहीं है, देश की जनता ये समझ चुकी है। ठीक है, शहजाद पूनावाला आप अहंकार में है, आपको किसी भी हालत में सत्ता चाहिए, और चंडीगढ़ के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने साफ कर दिया ये अगर तर्क है रोहन गुप्ता का तो क्या गलत है? मैं रोहन गुप्ता से बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने अपनी एक दूसरी राष्ट्रीय प्रवक्ता को झूठा साबित कर दिया। दूसरी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक यूट्यूबर का वीडियो डाला था कि डिक्टेटरशिप है, यहां पर सारी संस्थाएं खत्म है। आज चंडीगढ़ का जो फैसला है उसके बारे में बात करके सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से लोकतंत्र में बहाल है और उसको आजादी है, यह बताकर रोहन गुप्ता ने उसी प्रवक्ता के मुंह पर तमाचा मारा है और उस यूट्यूबर के मुंह पर तमाचा मारा है। मैं उसको साधुवाद करता हूं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई 14 पार्टियां जिसके खिलाफ गई थी वो सही कार्रवाई है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मान लिया करो, कोर्ट के उस फैसले को भी मान लिया करो जब कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड का गबन किया है और कोई आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, ट्रायल फेस करना पड़ेगा। वहां पर तो नहीं करेंगे क्योंकि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू करना है, परंतु छोड़ देते इस बात को। मैं पूछना चाहता हूं, गाजर दिखाया चाकू दिखाया उद्धव सेना को? उद्धव सेना ने हमारे साथ वोट लिए थे, हमारे नाम पर मोदी जी की बड़ी पोस्टर लगाकर और फडणवीस जी की छोटी पोस्टर लगाकर। क्या गाजर था या चाकू था, या दोनों गाजर चाकू लेकर कुछ काम कर रहे थे? अच्छा छोड़ दीजिए, मैं उसके में जानना चाहता। महिलाओं के विषय पर बोला है रोहन जी। एक बात बताइए, प्रियंका वाड्रा जी का एक आध कोई ट्वीट आया संदेश खाली पर? अभी ये इनके बुलेटिन में संदेश खाली की न्यूज जो है प्रमुखता से चल रही है, और संभवतः जी का जो संवाददाता है बंगाल में वो लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहा है। बताइए, संदेश खाली में वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला शाहजहां शेख तो ऐसा सेकुलर संरक्षण दिया जाता है कि ना अनुराग जी हरे कुर्ते में कुछ बोल पाते हैं, ना रोहन जी सफेद शर्ट लगाकर कुछ बोल पाते हैं। गजब का तर्क है इनका। संदेश खाली पर बताइए कि वहां पर तो आपके अधीर रंजन जी चले गए, प्रियंका वाड्रा काहे नहीं गई? हाथरस चली जाती है, बीएचयू के विषय में बोल देती है, बीएचयू में तो हमने कार्रवाई की, संदेश खाली में क्यों नहीं बोलते? आज अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते बताइए कि ममता बनर्जी के साथ कैसे आप साथ में? जवाब दीजिए रोहन गुप्ता जी, संदेश खाली पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? बिल्कुल जवाब दे दो। वो प्रियंका जी की खामोशी पे सवाल उठा रहे हैं, वो प्रियंका जी की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि संदेश खाली पर ट्वीट क्यों नहीं? पहले देखिए, बिल्कुल देखिए, पहले इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात की। मेरे मित्र, जब आप राजनीति में हो थोड़ी तर्कपूर्ण बात कीजिए, कुछ भी बात मत कीजिए। ये सबूत था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो सबूत ऐसा था कि कोई भी कोर्ट होगी ये करना ही पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के विवेक के मैं साथ में हूं। बात क्या हो रही है? ईडी 5913 केस कर रहा है, और उसमें कितने केस भाजपा के खिलाफ है? आप कार्यवाही करते हैं तो भाजपा के जो है वॉशिंग मशीन से निकल के नेताओं के सामने क्यों नहीं होता? जिस अशोक चौहान के सामने अटैक करके प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इतना बड़ा डिफेंस का गफला हुआ, उसके सामने कुछ नहीं। जिस अजीत पवार के सामने प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70,000 करोड़ का करप्शन किया, वहां पे ईडी नहीं जाती है। जहां पे शोभन मित्रा की बात करें, नारायण राणे की हम बात करें, क्यों नहीं हो रहा है? आप ईडी की बात करें, मैं आपके सामने सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी एजेंसी भाजपा के साथ में खड़े हुए नेता या भाजपा को रात में अंतरात्मा जागने वाले नेता के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होती? सवाल यहां पे कि आपके पास जवाब है। और महिलाओं पे बात करने से पहले आप मणिपुर पे जवाब दीजिए कि मणिपुर में महिला की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, आपने एक बार उसके खिलाफ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आप भाजपा में, आपकी अंतरात्मा कहां पे है? कोई भी मुद्दा हो, पहले आप सत्ता में हैं, आपको वॉक द टॉक, आपको करके दिखाना पड़ेगा देश को, और फिर विपक्ष से सवाल पूछिए। आप हर बार एंकर के रोल में आ जाते हैं, सवाल पूछते हैं आपकी पार्टी ने क्या किया, उसके जवाब हो तब पूछने की हिम्मत कीजिए, बाकी हिम्मत मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का हमने हमेशा से विवेक किया है, पर आपकी जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो आपकी संस्थाओं को आपने मुल्किल तरह से उनको यह बोल दिया है कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ का मामला हो तो इन्वेस्टिगेट कीजिए, सवाल उसके ऊपर है। और पूरा देश आपकी सरकार को देख रहा है। आपकी वॉशिंग मशीन अच्छी चल रही है, दाग अच्छे हैं?
ऐसा है दीपक जी, अगर हम वॉशिंग मशीन है तो रोहन गुप्ता जी अपने आप को काली की कोठड़ी और गंदे कपड़ों की फैक्ट्री बताने में क्यों इतना अपने आप का शाबाशी कर रहे हैं भाई? अपने गंदे कपड़े अपने बचा के क्यों रखे? या गंदे कपड़े तभी नजर आते जब वो आपकी पार्टी छोड़ देते? बहरहाल पूरा उत्तर सुनिए। मुझे बताइए एक बात, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुनाया है ना कि ये जिस प्रकार से 3 तलाक का कानून होना चाहिए उसका विरोध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार पैरवी की ना यूसीसी की, उसका आपने विरोध कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 14 पार्टियों के स्टेटमेंट पर कि ईडी जो है बिल्कुल सही कार्रवाई कर रही है। चलिए वो छोड़ दीजिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है ईडी के द्वारा किए गए जांच में, शराब घोटाले में। और बाकी सुप्रीम कोर्ट की बातें तो छोड़ दीजिए, सुनिए। ये शिक्षा का मामला नहीं है, शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये तो सुप्रिया श्रीनेत ने किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो कार्रवाई शराब घोटाले में हो रही बिल्कुल सही हो रही है। अब आज बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि अब वो निकाह पढ़ लिया आम आदमी पार्टी के साथ, तो क्या उस समय का स्टैंड गलत था या आज का स्टैंड गलत है, या उस समय की जो कार्रवाई बताते थे सही वो गलत था और आज आप सही है? तो ये जरा क्लियर कर दीजिए। उसके बाद मुझे बताइए कि आप बार बार बात करते हैं कि बीजेपी नेताओं पर, मैं आपको एक कार्रवाई बता देता हूं। बीजेपी के नेता मुकुल रॉय जब वो हमारी पार्टी में आए थे, वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी उनके ऊपर सीबीआई की जांच चली। आज वो टीएमसी में है। और मान्यवर, आपने मणिपुर का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर बोला, अमित शाह जी ने मणिपुर पर बोला, पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा हुई। अब बताइए संदेश खाली पर प्रियंका जी का ट्वीट कब आएगा, कब जाएगी संदेश खाली? संदेश खाली के बारे में अनुराग भदौरिया बोलना चाहते हैं। दीपक जी, मैं इसका सवाल, रोहन जी आपके सहयोगी हैं, इंडिया गठबंधन के हैं, बड़ी पार्टी है भाई। और मुझे ये बताइए अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल ये है, और बड़ा सीधा है, बड़ा पॉइंटेड है। आपकी पार्टी के रायबरेली और अमेठी के ही 3-3 विधायक क्यों तोड़े बीजेपी में? इनको रायबरेली और अमेठी के अंदर अंतरात्मा की आवाज जगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ये आपके जो दूसरे पार्टनर है कांग्रेस, उनको जताना चाहते थे कि देखिए हम सपा वाले भी तोड़ के अमेठी और रायबरेली से लाकर अपनी दावेदारी वहां मजबूत कर सकते हैं। राहुल गांधी तो अमेठी हार चुके हैं, रायबरेली से सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो क्या आप ये रोहन जी पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या अनुराग भदौरिया ये भरोसा दे पाएंगे कि रोहन जी रायबरेली और अमेठी लड़ो, हमारा पूरा सहयोग है और हम जीतेंगे इनको हरा के, पीडीए जीतेगा वहां पर? देखिए चर्चा। अब आप जवाब का सवाल का जवाब नहीं देंगे, कहीं और सोचेंगे, जो आपने बोला है वो सोचा है, वो उसी की बात कहेंगे। बोलने तो दो भाई, बोलने तो दो। मैं थोड़ा डरा देता हूं आपको शुरू में कि तो प्रभु आप जो है रिकॉर्डर ने दबाया, अपना टेप रिकॉर्डर ने चलाया। मैंने कहा हाँ, नहीं, आपका टेप रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। कैसेट बननी बंद हो गई देश में, लेकिन अनुराग भाई का चल रहा है। क्यों धीरेन भाई चले जा रहे हैं टेप रिकॉर्डर अनुराग भाई का? शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका रिकॉर्ड बहुत शानदार है कि आप बीजेपी का रिकॉर्ड गाते हैं। अब मुझे चलिए ठीक है, आप जो कहें मुझे मंजूर है, आप जो कहें मुझे मंजूर है, हाथ जोड़कर मंजूर है। अरे आप बोलने नहीं दोगे? नहीं बोलिए। अरे बोलने तो दो प्रभु। अब जब मैं बीजेपी का रिकॉर्ड बजा ही रहा हूं तो बजाने दीजिए ना। चलिए बोलिए अनुराग भाई। अरे हाँ तो बजाइए। आपको हमारी शुभकामना है, जल्दी से आपको भी राज्यसभा वगैरह भेजा जाए। देखिए आप हमारे, मैं तो चाहता हूं अनुराग भाई जाएं इस बार, देखिए सांसद बने, मंत्री बने और पीडीए को आगे बढ़ाएं और बोले ऊपर वाला अखिलेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऊपर वाला चाहेगा, बिल्कुल ऊपर वाला चाहेगा तो दोनों भाई होंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, अंतरात्मा तो इसलिए शायद उनकी जग गई है, चर्चा यह है कि उनको लोकसभा लड़ना है तो अंतरात्मा जग गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा क्यों ऐसा है कि जैसे ही उनको भ्रष्टाचारी भी उनके पास आते हैं तो उनकी अंतरात्मा एकदम सो जाती है, जगती ही नहीं है। अब देखिए मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा, अब मधु कोड़ा पे क्या क्या नहीं चिल्लाते थे, क्या क्या आरोप नहीं लगा, लेकिन गीता कोड़ा को भी ले लिया। मतलब आपको इतना हार का डर सता रहा है कि किसी को भी लिए जा रहे हो। मतलब आपके अंदर माने नैतिकता खत्म ही हो गई है, माने नैतिकता तो बची ही नहीं है। जिसपे आप इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे थे, अब उनको भी अपने साथ ले लिया। क्यों? चूंकि आपको लग रहा है कि आप वहां जीत नहीं पाओगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जब महिलाओं के अत्याचार पे बात पूछा जाए तो इनके के सामने वो घसीटती हुई पहलवान महिलाएं दिखाई पड़ती हैं रोड पे, जो मेडल जीत के लिए आई देश का। लेकिन ये शांत है, सबके मुंह में टैप लगा हुआ था, 500 मीटर की दूरी पे सभी मंत्री रह रहे थे, कोई वहां तक गया तक नहीं। और मणिपुर की बेटियों के बारे में तो क्या ही बोलूं, छोड़ दीजिए उस पर बात करना, शर्मसार देश के लिए। और तो और इनके आईटी सेल के बीएचयू में बेटियों के बेटी के साथ क्या किया था अन्याय, कोई भूल सकता है क्या? इस तरह के इनके लोग, इनके विधायक तो एक रेप केस में जेल चला गया,
एक विधायक को अभी भी जेल में उन्नाव की घटना में ये, और उस रेप केस पे जब उस पे केस चल रहा था तो उन्होंने उसको टिकट दी, वो जीता, बाद में कोर्ट ने उसको जेल भेजा। ये ऐसे लोग हैं, ये रेपिस्ट को टिकट देते हैं, उसके बाद जिसपे फिर केस प्रूफ होता है। आप महिलाओं के बारे में नहीं बात कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, महिलाओं का कितना सम्मान करते हो ये सबने देखा है। सवाल ये है कि आप जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश के अंदर में आप जिस तरह के अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो, ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है, ये परंपरा आप डाल रहे हो, और परंपरा आप जानते हो अच्छी तरह से। ऐसी परंपरा डालोगे तो सरकार आती है जाती है, आप ये परंपरा मत खराब कीजिए। ये हिंदुस्तान में हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए। आप लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हो, आप लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना चाहते हो। चंडीगढ़ की घटना साफ साफ सामने है। सोचिए, छोटे चुनाव में आप इस तरह बेईमानी करते हो तो आप सोचो अगर ईवीएम से चुनाव हुआ होता वहां पे तो आप इसको गिन भी नहीं पाते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने सबूत भी नहीं आ पाता। वो तो कहो बैलेट पेपर से सबूत आ गया तो आप पकड़े गए। एक चावल से पूरा जो हमारा कहते हैं पूरा भात जिसको बोलते हैं वो समझ में आ जाता है कि भात कैसा बना है। तो एक भात एक चावल देखने से पूरा चावल पता चल जाता है कैसा बन रहा है। इसलिए ये परंपरा जो आप कर रहे हो बेईमानी की, लोकतंत्र की लूट की, ये जो जिस तरह का कह रहे हैं विधायकों के साथ, ये क्या मुंह लेके जाएंगे अपने क्षेत्रों में, क्या कहेंगे अपनी जनता को जिन्होंने इनको वोट देके जिताया था किसी और पार्टी के सिंबल से। उन्होंने उनको, अगर इतनी ताकत है तो यहां पे निर्दलीय लड़के जीत के आते ना, इतने ही इनमें ताकत थी तो निर्दलीय लड़के जीत के आते हैं ना। फिर पार्टी के सिंबल से क्यों जीत के आते हैं? पार्टी के सिंबल से इसलिए जीत के आते हैं क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, उसका वोट बैंक होता है, उसका वोट मिलता है, और वोट मिलने के बाद आप अपनी अंतरात्मा को एकदम बेच देते हो। ये अंतरात्मा जगती नहीं है, ये बिकती है अंतरात्मा, बेचते हैं अपनी अंतरात्मा। ठीक है, अभी आपका सवाल पूछ ब्रेक भी लगा दीजिए ना, 90 सेकंड खत्म हो चुके हैं कब से। वो जनता के साथ धोखा करते हो आप। ठीक है धीरेन्द्र भाई, ये अंतरात्मा जगती नहीं बिकती है, ये कहना है अनुराग भाई का डायलॉग शानदार है आज का। अंतरात्मा जगती नहीं, अंतरात्मा बिक जाती है। दीपक जी, सबसे पहले तो रोहन भाई और अनुराग भाई दोनों पे मुझे अब दया आ रही है। इनका कोई कसूर नहीं है। इनके नेताओं ने जिस तरह से अनैतिक हाथ मिला लिया गठबंधन करके, ये अगर डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को तो मैं इन दोनों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इनको भी पता है कि इनके 2-4 जो भ्रष्ट नेता हैं वो लोग हाथ मिला लिए हैं। इसमें ना किसी प्रवक्ताओं की दोष है, ना प्रवक्ताओं का और ना इनके आम कार्यकर्ताओं का। और रोहन भाई अभी तो मान ही रहे थे ना कि ईडी गलत इस्तेमाल कर रही है, ईडी का सरकार। यही बात अनुराग जी भी दोहरा रहे थे। कम से कम ये तो इन्होंने मान लिया कि हमारे यहाँ जो लोग हैं या तो वो भ्रष्ट है, तभी ना वो डर जाते हैं। अगर ईमानदार होते तो डरते नहीं। अरे क्या ये सब आप बात कर रहे हैं? नीचे में तो आप लोगों की बातें बिल्कुल एक हुई नहीं है। 4-5 लोग हाथ मिला के बैठे हैं और दोष दे रहे हैं सरकार पे। अरे कुछ विकास का मॉडल लेके आइए। पीडीए की बात लगातार समाजवादी नेता कर रहे हैं, लेकिन दलित हिंदू महिलाओं पे जो बंगाल में अत्याचार हुआ, आप वहां पे तो नेता को जाना चाहिए था। इनके नेता को, न उनके नेता जा रहे हैं, न कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, न सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के लोग। हवाई जहाज से ना सही, बस में ही सही, लेकिन एक बार वहां पर आंसू पोंछने के लिए तो महिलाओं के साथ जाते जो मणिपुर पे इतना हल्ला मचा रहे हैं। अच्छा, अब इन्हीं के गठबंधन के अभी नया गठबंधन हुआ है दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी के साथ। कल कहीं पे मैं सुन रहा था दीपक जी की नोबेल मांग रहे हैं केजरीवाल जी। अरे भाई, इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इनके 3 नेताओं का बेल रिजेक्ट करके नोबेल दे दिया है। अब ये जाएंगे जेल तभी ना, अगर अपील करेंगे बेल के लिए तो इनका नोबेल होगा। ठीक है, तो इस तरह के भाई मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेस को पहले अपने अस्तित्व बचाने की जरूरत है। आपको सत्ता पाने से ज्यादा अपने पार्टी को बचाना जरूरी है। हमको भी दर्द है कि लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र में पार्टियां बचेगी तभी आप नेता बनेंगे और विधायक और एमपी बनेंगे। आज जो आपकी हालत है, एक एक करके लोग आपके गुनाहों के चलते छोड़ के जा रहे हैं। हमारे ऊपर आने की कृपा न करें। रोहन गुप्ता जी, पहले ही सोनिया जी रायबरेली नहीं लड़ रही हैं, अब रायबरेली का एक विधायक इन्होंने तोड़ लिया, अमेठी से तोड़ लिया, यहां तक कि गायत्री प्रजापति की पत्नी को भी बाहर करके उनका मौन समर्थन इन्होंने ले लिया है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, ये भी कुर्सी की राजनीति करते हैं, आप भी कुर्सी की राजनीति करते हैं। मैं बीजेपी को भी कहता हूं सिद्धांतों की राजनीति अब नहीं होती है, सबको कुर्सी से मतलब है। इसीलिए आपने उद्धव ठाकरे को तोड़ा, अपने साथ मिलाया, तो इन्होंने एकनाथ शिंदे को तोड़ लिया। अब इसी को तो कहते हैं भाई, वो हमारे कहावत है ना, माफ कीजिए मैं किसी को चोर नहीं कह रहा, चोर चोर मौसरे भाई। आज गायत्री प्रजापति जी का नाम भी नहीं ले रहे हैं ये। दीपक जी, मैं पूछूंगा, अनुराग भदौरिया जी पूछूंगा, और गायत्री प्रजापति ने क्या क्या कांड आपके साथ टाइम में किए ये भी पूछूंगा। रोहन जी पहले जवाब दीजिए रायबरेली और अमेठी पर।
दीपक जी, पहले मैं धीरेन्द्र भाई को, उन्होंने कहा कि हम मुझे बहुत तरस आता है, मैं बोल दूं भरदौरिया जी, फिर आप बोल दीजिए। तो धीरेन्द्र भाई ने तरस की बात की। तरस तो मुझे दोनों शहजाद भाई के सामने और धीरेन्द्र भाई के लिए आ रहा है, क्योंकि आज धीरेन्द्र भाई आपने पीछे लिखा हुआ है LGPR, और जैसे ही हाजीपुर सीट डिक्लेयर होगी तब मैं सैल्यूट करता हूं कि आप क्या करेंगे, या तो LJP हो जाएगा या फिर आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ये तो हम देखेंगे। क्योंकि जैसे ही JDU वहां पे आई है तब से आपके नेता भी नाराज घूम रहे हैं। ये भाजपा है, ये भस्मासुर है। धीरेन्द्र भाई थोड़ा आप अच्छे प्रवक्ता हैं, थोड़ा संभल के बोलिए, क्योंकि शायद आपको कल की आपकी कमेंट है आपके खिलाफ जाएगी। आप पे तरस आ रहा है, शहजाद भाई पे तरस इसलिए आ रहा है, बेचारे होमवर्क करते हैं, आंकड़े करते हैं, अपना आईपैड दिखाते हैं। आप JDU के खिलाफ की बातें स्क्रीन पे दिखाते थे, नीतीश कुमार के खिलाफ की बातें कर रहे थे। हम कभी इनको आने नहीं देंगे। सुबह सिलेबस चेंज हो जाता है, पार्टी सुबह 9 बजे सिलेबस तय कर लेती है कि भैया जाओ और आज JDU के समर्थन में बात करनी है, भैया जाओ आज जो MLA जो यूपी के 3 तोड़ गए उसके समर्थन में बात करनी है, वो रिसर्च करेंगे। तो मजबूरी तो आपकी है, हम तो हमारे स्टैंड पे कायम है। हर रोज जिसको स्टैंड चेंज करना पड़े उसकी हालत खराब है। और धीरेन्द्र भाई, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं, हाजीपुर की सीट जब डिक्लेयर होगी तब आपकी पार्टी भाजपा से नाराज होगी और तब आप मेरी फेवर में बोलेंगे, और उस दिन का मेरे को बेसब्री से इंतजार रहेगा। बाकी रही लोकतंत्र की हत्या की बात, आपको एक चीज बता दूं दीपक, किसी भी विधायक के जाने से जनता नहीं जाती। बीजेपी जिस तरह की रणनीति अपना रही ना रोहन भाई, बोलना नहीं चाहिए। एक आदमी मुझे फोन करके पूछ रहा था, बोले साहब कहीं ऐसा ना हो कि बाकी विपक्षी पार्टियों के जो सबसे बड़े बड़े नेता है वो भी फोन करके अपने सहयोगियों से पूछने लगे मैं भी तो बीजेपी में ना चला जाऊं। ऐसा दिन भी ना आ जाए कहीं। मालूम पड़ा कि आपके बड़े बड़े नेता ही फोन पे पूछ रहे, दीपक जी भाई मैं भी चले जाऊं क्या? क्योंकि बताइए, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं आएगा तो मोदी, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं आएगा तो मोदी। मैं बोल रहा हूं दीपक जी अब मेरा अवसर है, प्लीज। हाँ प्लीज आइए, शहजादपुरा वाले जी जवाब दे। दीपक जी नहीं, दीपक जी मेरा अवसर होने दीजिए। चुटकी ले रहा हूं, ये जस्ट ऑनर। अरे आपका अवसर कोई नहीं लेगा। लाइटर नोट पे मेरे बात करिए शहजादपुरा वाले जी, आपका अवसर कोई नहीं ले सकता भाई। आपका अवसर दीपक जी, आपका अवसर ऑर्डर करा लीजिए, मैं अनुशासन में डिबेट करता हूं। शहजाद भाई एक मिनट, भाई साहब ये एक चीज बोलना चाहूंगा, चले जाएंगे कि यही आपका अवसर, हमें इस बात की चिंता है। शहजाद भाई हमें इस बात आपका अवसर आपकी पार्टी लेने वाली है शहजाद भाई। आपके सर पे कांग्रेस की नेता बिठाएंगे, शहजादपुरा वाले जी बोलिए, आपकी पार्टी लेने वाली है। दीपक जी मेरा चांस अनुशासन के हिसाब से तो मैं अपनी बात रख लूं बिना हस्तक्षेप के। मैंने किसी को टोका टाकी नहीं की। अच्छी डिबेट का एक प्रमाण यही होता है। अभी रोहन जी ने चिंता जताई कि भाई देखिए हमें सुबह सुबह सिलेबस जो है पढ़ के आते चेंज हो जाता है। रोहन भाई जरा ये बताइए। वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। बताइए, चालू पार्टी, चिरकुट पार्टी, धोखेबाज पार्टी कांग्रेस। अब बताइए रोहन जी, कितना बड़ा पत्थर दिल पर रखकर आपको ये डिफेंड करना पड़ रहा है। और आप LJP की चिंता छोड़ दीजिए, धीरेन्द्र भाई की चिंता NDA करेगा, परंतु आप जरूर ये बताइए वायनाड से लात मारकर निकाल दिया राहुल जी को, आज एनी जी को वहां से डिक्लेयर कर दिया है। बिनोय विश्वम ने बोला है और बृंदा करात ने बोला है राहुल जी वायनाड छोड़ो, कम्युनिस्ट आती है। और बताइए ममता दीदी ने क्या बोला है। अब ममता दीदी का आत्मा जागा है या आत्मा खरीदा गया है, जरा बताइएगा मिस्टर भदौरिया जी। और पंजाब में जो एक थी कांग्रेस बोल रहे, उनकी आत्मा को खरीदा गया है या उनकी आत्मा जागी है? वहां पर गठबंधन नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में संजय राउत कहते हैं कि कांग्रेस जीरो पार्टी है, आत्मा जागी है या आत्मा खरीदी गई है? उसका भी जरा जवाब दे दीजिएगा। और अनुराग भदौरिया जी, आप महिलाओं के विषय में, मतलब अबू आजमी और आजम खान जो इनरवेयर लड़कियों की महिलाओं की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं, और आपने तो गायत्री प्रजापति की धर्मपत्नी को टिकट दे दिया। अब बताइए, इतना गलती था तो काहे टिकट दिया उनकी पत्नी को? हमने गीता कोड़ा जी को ले लिया, एक आदिवासी महिला हमारे साथ आ गई, तो आदिवासी विरोधी मानसिकता, और यही मानसिकता का परिचय शेरवानी जी ने दिया ना, छोड़ दिया ना। देखे दीपक जी, बीच में टोका टाकी नहीं, बीच में टोका टाकी नहीं, बीच में टोका टाकी नहीं। जनता को नहीं समझ आता, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं अपनी बात समाप्त करूं। अनुराग भाई, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। हाँ देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पल्लवी पटेल ने चुनाव से पहले एक चीज बोला था कि क्या कैंडिडेट दिए हैं, रंजन जी दे दिया और जया बच्चन जी दे दी। अब मैं पूछना चाहता हूं, तीसरी सीट नहीं आएगी तो तीसरी सीट किसके लिए थी? सुमन जी को तीसरे नंबर पर रखा है इन लोगों ने।
ये पीडीए की बात करते हैं। अरे पीडीए की बात करते हैं, शेरवानी जी आपको छोड़कर चले गए, आप लोग पीडीए की बात करते हैं। आपके जीशान सिद्दीकी क्या बोल रहे थे मान्यवर रोहन जी, मेरी चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितना भारतीय मुसलमानों के लिए किया है, आपके तो खुद के पार्टी के विधायक के पुत्र उसको मानने से इनकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप उन्हीं का जवाब दे दीजिए। और ये जो वॉशिंग मशीन, अरे भाई मिलिंद देवड़ा पर कौन सा आरोप था भाई, जयंत चौधरी पर कौन सा आरोप है भाई? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल अपने और अपने राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की जो असक्षमता है उसको छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना बंद कीजिए। ठीक है, ठीक है। तब देखिए, आपने भी गायत्री प्रजापति, एक विशुद्ध जो आदमी सजा याफ्ता मुजरिम है, बलात्कार के केस में शहजाद पूनावाला जी, उसकी बीबी से भी समर्थन ले लिया। मैं तो सुनिए, जिसके ऊपर खनिज घोटाले के आरोप है। मैं इसमें 10 सेकंड में जवाब दे दूं। उनकी पत्नी पर भी खनिज घोटाले का आरोप है शहजाद भाई। मैं इस पे 10 सेकंड में जवाब देता हूं। हाँ, दे दीजिए। दीपक जी, यदि ये एक सेकंड, अब मैं 10 सेकंड में दे दूं, मेरे से सवाल था, वरना आप दीपक जी के रिकॉर्ड पे जा रहे थे। अब अपना रिकॉर्ड देख लीजिए कि सागरिका घोष को भेज दिया राज्यसभा, दीपक चौरसिया ने राज्यसभा नहीं ली कभी, और दीपक चौरसिया पत्रकारिता करता है, उसकी तरह नहीं है वो। छोड़ दीजिए, छोड़िए आप पत्रकारों के। सुप्रिया श्रीनेत अगले दिन आ गई थी प्रवक्ता से पार्टी में लड़ने के लिए, तुम दीपक चौरसिया पर सवाल उठाते हो। सुप्रिया श्रीनेत को काहे ले लिया भाई? छोड़ दीजिए इन चीजों को, अब मुझे जवाब देने दीजिए। दीपक जी, ऐसा है कि जहां तक गायत्री प्रजापति की पत्नी का सवाल है, यदि अनुराग भदौरिया कहने के लिए तैयार है कि वो महिला जो है वो गलत है, उसको हमने गलत टिकट दे दिया, हमने उसको गलत चुनाव लड़ा दिया, तो पहले वो बता दे। अगर उसने अपने अंतरात्मा का इस्तेमाल करते हुए कहीं वोट दिया, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या वोट दिया, मुझे अभी तक कोई अंदाजा नहीं है, ये तो आपकी मीडिया की रिपोर्ट है। अनुराग भदौरिया जी, ये गायत्री प्रजापति की वाइफ को टिकट देके आपने ये सही किया था। और दूसरा, ये चालू चिरकुट धोखेबाज लोग अब ठीक हो गए, रोहन गप्ताओं की पार्टी वाले, राहुल गांधी जी और बाकी नेता, चालू चिरकुट और धोखेबाज। दीपक जी, मेरी आदत नहीं है कि वो लेके चलना टेप रिकॉर्डर और सुनाना, आप स्वयं हो, क्योंकि वो हम किसी की, आप स्वयं टेप रिकॉर्डर हो टूटे हुए। क्या नीतीश जी के बारे में सुन लीजिए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला, सोचो आप, क्या क्या बोलने के बाद ये यार कह रहे हैं कि हम देखिए, सुनिए। अरे भाई, वो सुनिए जो आपने बोला था, शर्म जाएगा, माने शर्म के मारे लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे, और उन्हीं को आप कह रहे हो आप मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं आपके साथ सरकार बनाऊंगा। कमाल की बात कर रहे हैं आप। और हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है, ये हमारी वैचारिक मतभेद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी दल अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राष्ट्र के मुद्दों पे, महिलाओं पे, किसान के, युवाओं पे, महंगाई पे, बेरोजगारी के मुद्दों पे हम एक साथ आए हैं। आपने अपनी बात कही, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट देकर आपने ठीक किया था। एक व्यक्ति जो बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता है, क्या उसकी पत्नी को टिकट देकर ठीक किया था अखिलेश जी ने, जिसके ऊपर खुद खनिज घोटाले के आरोप हैं? आपने मेरी, अच्छा ये बताइए, मैं पूरी बात बोल लेता, उसके बाद आप पूछ लेते तो क्या दिक्कत थी? आपने अरे मैंने शहजाद जी के भी बीच में बोला, आपके भी बीच में बोल रहा हूँ, धीरेन्द्र कुमार जी के बीच में बोलूंगा। नहीं, मेरे सर कल से अनुराग भाई कल से बताइएगा मुझे, मैं आपसे ट्यूशन लूंगा, सवाल कब पूछना है, कैसे पूछना है, क्या पूछना है, भिजवा दीजिए। अगर थोड़ा समाजवादी पार्टी सुप्रिया और सागरिका से सीख लेते दीपक जी, आप थोड़ा सुप्रिया और सागरिका से सीखते। सवाल पूछिए तो मेरा जवाब चला जाएगा, तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। जवाब तो आपको चाहिए था ना। अब चलिए, आप मुझे बता दीजिए, आप ले लीजिए, 60 सेकंड ले लीजिए। क्या गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट देकर आपने ठीक किया था? 60 सेकंड आपके। क्यों तोड़ते हैं भाई, क्यों तोड़ते हैं आप लय क्यों तोड़ते हैं? आप या तो कह दीजिए कि भाई हम लय तोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के और हमारे में फर्क क्या है? हमारी विचारधारा अलग है, हमारी पार्टी अलग है, हमारा दल अलग है। हम एक साथ क्यों आए? हम एक साथ आए हैं क्योंकि किसानों की जिस तरह से परेशान है, युवा परेशान है, यहाँ पे महिलाएं परेशान है, यहाँ बेरोजगारी, महंगाई से लोगों की कमर टूटी हुई है। इन सब के जो राष्ट्र के मुद्दों पे हम एक साथ आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान प्रथम है, पार्टी बाद में है, व्यक्ति बाद में है। एक हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इसलिए हम एक साथ आए हो। इनसे पूछिए आप, लगातार अशोक चौहान को लेके आए हैं, क्या कहते थे आदर्श घोटाले में? क्या कहते थे ये लोग कि हमारे देश के जो आर्मी की जो विधवाएं हैं, जो शहीद की विधवाएं हैं, उनका इन्होंने मकान हड़पा है। आज इन्होंने उनको आदर्श रास्ता किया और हमसे सवाल पूछेंगे, ये हमसे सवाल पूछेंगे मधु कोड़ा के जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप था,
उनकी पत्नी को आज इन्होंने टिकट दे दिया, हमसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मुझसे पूछेंगे, ये हमसे पूछेंगे जिनको बोलते थे चक्की पिसिंग करते करते भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे और पार्टी में ले लिया और उनको आज मंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं। ये हमसे पूछेंगे शिवसेना के संसद जो विधायक थे सदन में खड़े होकर महाराष्ट्र के सदन में खड़े ना शहजाद भाई, अब क्या आरोप नहीं शहजाद भाई, अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। शहजाद भाई हमसे सवाल पूछेंगे, शहजाद भाई देखिए अनुराग भाई बहुत सम्मान के साथ मैंने आपको 60 सेकंड दिए ना, मैं आपको सुनिए ना, अरे सुन भी लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए मालिक। मैंने 60 सेकंड में एक ही सवाल का जवाब मांगा आपसे कि क्या गायत्री प्रजापति की वाइफ को टिकट देकर आपकी पार्टी ने सही किया था? उसका तो आपने जवाब दिया नहीं। टेप रिकॉर्डर में जो आपके फिट था वो आपने बजा दिया, इसीलिए मैं आपको टेप रिकॉर्डर कह रहा था। कल मेरे पास एक और प्रवक्ता आए थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं पार्टी का, उनसे भी मैं जो सवाल पूछ रहा था उसको छोड़ के बाकी सब बोल रहे थे। वो मतलब आजकल के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग है कि सवाल जो पूछा जाए उसकी जवाब ना दो, उसके अलावा जो बोलना बोल दो। अब मुझे बताइए, गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट देकर आपने ठीक किया था, जो एक सजायाफ्ता बलात्कारी है और खनन घोटाले का आरोपी है और उसकी पत्नी भी आरोपी है। हम समाजवादी लोग, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप जवाब मांग रहे। हम समाजवादी लोग महिलाओं का, खासकर पिछड़े और दलित महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। और ये अरे भाई, जिस आदमी के ऊपर बलात्कार का आरोप है उसके लिए, उसके थ्रू आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। गजब है भाई अनुराग वादी, गजब है आप। गायत्री प्रजापति जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप। अब शहजाद जी एक मिनट रुक जाइए, धीरेन्द्र कुमार जी इस पर एक टिप्पणी देंगे। बताइए, जो आदमी बलात्कार का सजायाफ्ता मुजरिम उम्र कैद की सजा काट रहा हो, उसके सारे महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। धीरेन्द्र कुमार जी क्या कहेंगे आप? अरे भाई, ये पत्नी है, पत्नी भाई अनुराग जी सुन तो लो, कमाल की आप पर मुझे तरस आती है, आप सुन तो लो। पत्नी की बात कर रहे हैं ना, उस व्यक्ति में पत्नी में फर्क होता है। तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट क्यों ले रही है? अगर उसके इतना ही उनसे, अगर उनको लगता है वो ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मदद क्यों ले रही है उनसे? क्यों मदद ले रही है? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों मदद मांगी उनसे? अरे अनुराग भाई, बिना ब्रेक की गाड़ी क्यों बने हो? सवाल पूछने की भी हिम्मत जुटाइए कि क्यों मदद ले रही है भारतीय जनता पार्टी। पूछूंगा मैं पूछूंगा शहजाद पुनावाला, क्यों मदद ले रहे हैं शहजाद पुनावाला, पूछूंगा। प्लीज धीरेन्द्र कुमार जी को बोलने दीजिए। अशोक चौहान की मदद की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उनको आपने साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आपकी सरकार नहीं आ रही है, आप डरे हैं, इसलिए आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे धीरेन्द्र भाई का समय, अनुराग भाई, अरे अनुराग भाई, धीरेन्द्र भाई का समय है, आपके पुराने मित्र हैं। अरे धीरेन्द्र समाजवादी हैं, उन पे तो थोड़ा मतलब शहजाद पुनावाला झगड़ने चलता है। धीरेन्द्र भाई को छोड़ दिया करो, मुझे जवानों में आपकी अच्छी मित्रता है उनसे, अंदर की खबर रखता हूं मैं। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, अंदर क्या करिएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मंदिरों में लोग जाते हैं छेड़ने के लिए लड़कियों को, तो ये लोग इतने न टूटे हुए हैं कि गजल का वो जो लाइन है वो याद आ गया दीपक जी, कि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, तुम कुछ और बोलोगे तो मर जाऊंगा। आज हालत यही हो गई है कि इतना टूटा हूं कि पूछोगे तो बिखर जाऊंगा, इनसे कोई सवाल करिए तो ये दूसरा ही चीज करने लगते हैं। अरे भाई, आप लोगों को क्या हो गया है? आप अपनी पार्टी बचाइए। लोकतंत्र बचाने का मतलब पार्टी बचनी चाहिए। अगर पार्टी बचेगी तभी आप विधायक बनाओगे, आपकी तो पार्टी नहीं बचने वाली है। अभी तक तो विधायक छोड़ के जा रहे हैं, कहीं वो दौर ना आ जाए कि खुद अखिलेश जी आ जाए। और यही अखिलेश जी ने क्या कहा था दीपक जी, सोनिया गांधी जी को फोन करके कि दोबारा अगर आसपास भी मेरे बेटे की तरफ नजर आ गया राहुल तो अच्छी बात नहीं है। आज कौन सी अंतरात्मा जाग गई है अखिलेश जी के कि एक ही वैन पे दोनों नारे लगा रहे हैं बैठ के? अरे अपनी बातों को जरा, उत्तर प्रदेश के लोगों के पास आपने क्या बोला है उसको भी देखिए। आप कहीं पे मंदिर का विरोध करते हैं, किसी जमाने में पुलिस से अपनी भैंस खोजवाते हैं, किसी जमाने में दलितों पे अत्याचार, मायावती जी को किसने सर्वप्रथम वहां पे सम्मान और अपमान देने का काम किया था? इन सब चीजों को कोई भूला नहीं है। जहां पर युवकों को रोजगार देना था वहां पर आप AK-47 पकड़ाने का काम किया। आपने अतीक जैसा नेता बनाया, इसको कभी प्रदेश न भूल सकता है न देश भूल सकता। इसलिए अनुराग भाई, गुजारिश यह है कि अंतरात्मा आपकी जागी है, पार्टी कम से कम बचा लो दोस्त। आज नहीं तो 2029 में ही सही, पार्टी बचेगी तो सदन में सदस्य भी जीत के आएंगे और हो सकता है अच्छा काम करते रहे तो देश के लोग आपको मौका भी देंगे। आप इत्मीनान रहिए, लेकिन अच्छे कर्म करिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से दूर रहिए। और फिर कहता हूं कि आप लोग दोनों प्रवक्ताओं के प्रति मुझे पूरी सहानुभूति है, दोनों बहुत ही अच्छे हैं।
ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस बहस के लिए मेरे पास वक्त इतना है। शुरुआत मैंने एक अपोजिशन के मेंबर से की और अंत मैंने धीरेन्द्र कुमार जी से किया और सबको मैंने एक के बाद एक मौका दिया। जी न्यूज़।